ये मेरी किताब है जो छपी है, उसके अंदर में ये फ़ोटो है नेताजी का। ठीक है जी। ये फ़ोटो ली गई है 18 अगस्त को 1945 में साइगॉन में, और इनके साथ जो हाथ मिला रहा है वो सूट वाला आदमी, वो एक तमिल है, उसका नाम था पुरुशांति, लेकिन उसने अपना नाम एंग्लिसाइज करके पुरुचैंडी कर दिया। अब ये किस्सा ये है कि 17 अगस्त को नेताजी साइगॉन में थे, और जो ऑफिशियल कहानी थी कि वो 17 अगस्त को साइगॉन से टुरेन गए। टुरेन का आजकल नाम है दानांग। वहाँ पे वो होटल में रात उन्होंने गुजारी, और अगली सुबह वो ताइवान के लिए रवाना हुए। अब जो ये मिस्टर पुरुचैंडी थे, उनकी जो बेटी थी, उसने अपने बेटे को बताया कि 17 अगस्त की रात को मैंने नेताजी को खुद डिनर सर्व किया हमारी डाइनिंग टेबल पर। ये जो पुरुचैंडी था, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी थी, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी जिसके 20,000 लोग थे। वो अकाउंटेंट्स थे, मैनेजर्स थे, फॉरमैन थे, इस तरह के, मतलब वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स थे। तो उन्होंने, जो पुरुचैंडी था वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट था, साइगॉन का, फ्रेंच इंडो चाइना का प्रेसिडेंट था। तो उसका जो ग्रैंडसन है, उसका जो नाती है, उसका नाम है JBP मोरे, और वो रहता है फ्रांस में। वो वहाँ पे हिस्टोरियन है और वहाँ पे पढ़ाता है। और वो, उसने मेरे फिल्म में बताया कि उसकी माँ ने उसको बताया कि 17 अगस्त की रात को, 17-18 अगस्त की रात को नेताजी साइगॉन में उसी मकान में रहे, और अगली सुबह जब ये फोटोग्राफ ली गई है, वो वहाँ से रवाना हुए सिंगापुर के लिए। तो जो ये कहानी है जो रचाई गई है कि भाई वो उनका प्लेन क्रैश हुआ ये ताइपे में, तो जब ये बोस कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुई थी, उसमें ये साबित हो गया कि 18 अगस्त को ताइपे में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। और वहाँ का जो मेयर है, उसने एक एफिडेविट दिया वो बोस कमीशन को, जिसमें कहा कि भाई यहाँ पे प्लेन क्रैश नहीं हुआ। जब प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये कहानी फेक थी और उसके कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं थे। तो ये, इसके बाद में कई और किस्से आते हैं कि नेताजी सिंगापुर गए, और सिंगापुर से वो हार्बर में गए। सिंगापुर हार्बर जो है, पहले तो वो जापानीज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में गए, फिर सिंगापुर हार्बर में गए। अब जो उनका ड्राइवर था वो एक जापानी ड्राइवर था, ही वाज अ जापानीज नेवी सेलर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। तो उसने वो लड़ाई के बाद एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में सिंगापुर में कैदी बन गया। तो एक दिन उसके वो टर्म के दौरान उसने, जो एक वहाँ पे इंडियन गार्ड था, उसको उसने 2 तलवारें दी, और उसने कहा कि ये जो तलवारें हैं ये मुझे आपके लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे दी थी, जबकि वो सबमरीन में बैठ के सिंगापुर से जा रहे थे 18 अगस्त को। अच्छा। और ये बात 1967 में उस गार्ड ने ये बात जाहिर की, और उसने एक इंटरव्यू दिया। एक जुगांतर पेपर था कलकत्ते का, जो अब बंद हो गया है, उसमें उसने ये बयान दिया कि भाई ये तो नेताजी तो 18 अगस्त को सबमरीन में गए, उन्होंने ये 2 तलवारें दी हैं। तो जब वो इंडिया आया था तो उसने एक तलवार किसी आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर को दी, और एक उसके पास थी। तो उसके बाद में राजा दिनेश सिंह जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने एक समर सेन जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया, और फिर दिनेश सिंह ने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराते हैं। तो उन्होंने इंक्वायरी कराई, और इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि जो वो गार्ड कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और वो वहीं पे था। लेकिन जो वो जापानी सेलर है जो कि ड्राइवरी कर रहा था, वो उनको मिल नहीं रहा। अब हम जानते हैं कि जो आपने जापानी सेलर को ट्रैक करना है, तो आप जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे जाइए और उनको बोलिए इस बंदे का रिकॉर्ड दीजिए कि ये कहाँ पे है, कब रिटायर हुआ है,
और उससे जाके हम बात करते हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। वो इंक्वायरी बंद कर दी गई। अब वो इंक्वायरी इसलिए बंद की गई क्योंकि अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट था कि नेताजी की असली कहानी कभी भी ओपन नहीं हो। और 1947 से लेके 1971 तक एक स्पेशल लाइजन ऑफिसर MI6 का ब्रिटिश हाई कमीशन में बेस था। वो हर रोज़ सुबह मंडे टू फ्राइडे IB हेडक्वार्टर्स जाता था। जो उसकी मेन खबर थी वो उसके इंटरेस्ट की सारी इंटेलिजेंस की फाइलें देखता था, वो लंदन भेज देता था। तो उन्होंने लंदन से ऑब्वियसली जवाब भेजा होगा कि भाई इसको तो आप स्कटल करो इस इंक्वायरी को। तो वो इंक्वायरी हुई नहीं। मतलब MI6 का आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाँ, फ्रॉम 1947 टू 1971 यहाँ पे एक स्पेशल लाइजन ऑफिसर बेस था इंडिया में। ट्रीजन है? नहीं, ट्रीजन नहीं है, उन्होंने तो ये पैदा की थी IB। वो तो की थी, तो लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एक फॉरेन कंट्री का बंदा पर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में रोज जा रहा है ऑफिस और फाइल देख रहा है। इससे बड़ा मतलब ट्रीजन क्या हो सकता है? एक बड़ी विचित्र बात है। तो ये किसके कहने पे, मतलब ये अलाउ किसने किया ये सब? ये अलाउ किया था जो उस वक्त IB का चीफ था, उसका मुझे नाम याद नहीं है, पर वो जो ट्रांजिशन का पीरियड था उसके दौरान में उन्होंने ये एग्रीमेंट की और नेहरू जी को बाद में पता चला तो उन्होंने वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं की। और ये जब इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई थी तो उस समय सोवियत यूनियन का प्राइम मिनिस्टर एलेक्सी कोसिगिन उसने मिसेस गांधी को बोला कि भाई ऐसा है कि जो हम डिसाइड करेंगे और जो हम डेटा एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, वो तो अंग्रेज़ों को पता चल जाएगी। तो आप मेहरबानी करके इस आदमी को यहाँ से निकालो। अच्छा। तो फिर मिसेस गांधी ने मेरा ख्याल है जुलाई या अगस्त में 71 में उस बंदे को वापस भेज दिया, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दी। तो ये सारी बातें उनके पास जा रही थी। अब नेताजी जो थे, ये वाज अ मास्टर ऑफ डिसेप्शन। तो जापानीज जो सीक्रेट पुलिस थी उनके द्वारा, उनकी मदद से, क्योंकि नेताजी वाज सपोज टू बी ए वॉर क्रिमिनल, और जो वो अंग्रेज़ों के या अमेरिकनों के हाथ आते तो उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का केस चलता। और सोवियत यूनियन वाज आल्सो ए पार्टी टू द सेम ट्रीटी, सेम एग्रीमेंट। तो जो अंग्रेज़ों को पता चलता कि भाई वो जिंदा है और सोवियत यूनियन में है तो फिर वो वहाँ से उसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते थे। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने ये रचना रची कि ये प्लेन क्रैश हुआ, फिक्टिशियस प्लेन क्रैश, और उस फिक्टिशियस प्लेन क्रैश के द्वारा वो मर गए। अब इस फोटोग्राफ में आप इंटरेस्टिंगली देखोगे, यहाँ पे इस साइड में इनके पीछे वो कर्नल हबीबुर रहमान भी हैं, मेजर हबीबुर रहमान, जो INA के, जो उनके साथ में वो प्लेन में थे। तो ये 18 अगस्त को सिंगापुर से एक जापानीज सबमरीन था, I-504 उसका नंबर था। वो पहले जर्मन नेवी का सबमरीन था। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब नेताजी जर्मनी से जापान गए 1943 में, तो उस समय वो एक जर्मन सबमरीन में गए, और कहानी बताई जाती है कि मेडागास्कर में उन्होंने ट्रांसफ़र किया एक जापानीज सबमरीन पे। लेकिन सच क्या है कि जर्मन्स ने मलेशिया में पेनांग, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ फिल्म बनाई, फिल्म किया है, उन्होंने एक सबमरीन बेस खोला था जहाँ के पीक टाइम पे 43 जर्मन और इटालियन सबमरीन्स रहते थे। दे वर बेस्ड देयर, और वो जो एलाइड शिपिंग थी उसको वो सिंक करते थे, शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को, मर्चेंट शिप्स को। तो उस बेस को स्थापित करने के लिए जो मेडन वॉयज थी जर्मन नेवी की, उसमें नेताजी गए थे उस सबमरीन में। और इसका क्या प्रूफ है हमारे पास कि वो उसमें गए थे सबमरीन में? इसका प्रूफ ये है कि ये जो सोल्जर था इंडियन आर्मी का, जो कि गार्ड था, वो बाद में कलकत्ता पुलिस का इंस्पेक्टर बना, उसने ये बयान दिया था और उन्होंने चेक किया, वेरीफाई किया, भाई इसका बयान सही है कि एक्चुअली वो जापानीज गार्ड था जिसने कि नेताजी को उसने गाड़ी में ले गया हार्बर पे। अब सवाल होता है कि नेताजी जर्मन सबमरीन में कैसे गए, और जर्मनी तो मई 9, 1945 को सरेंडर कर गई थी, तो 18 अगस्त को जर्मनी का सबमरीन कहाँ से आया? बिल्कुल।
अब एक जर्मन सबमरीन था UIT-25, वो सबमरीन पहले इटालियन नेवी में था, उसका नाम था लुइजी टोरेली। तो जब इटली वॉर से निकल गया तो वो सबमरीन जर्मन ने ले लिया, और जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो वही सबमरीन जापानीज फ्लैग के नीचे चलने लगा, और वही सबमरीन की जो क्रू था वो वही क्रू था, जर्मन क्रू था। तो जो जर्मन्स थे वो लड़ते रहे सरेंडर होने के बाद भी साउथ ईस्ट एशिया में एलाइज के खिलाफ। तो अब इस सबमरीन की बड़ी विचित्र बात है कि ये सबमरीन जो है ये 30 अगस्त को सी ऑफ जापान में, जो कि सोवियत रूस और जापान को सेपरेट करता है, सी ऑफ जापान, वो उस सबमरीन ने सरफेस किया और एक यूएस एयरफोर्स का वो था रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, उसको उसने मार गिराया। अब वॉर खत्म हो गई 15 अगस्त को और सरेंडर की बातें चल रही हैं। सोवियत रेड आर्मी जो है वो मानचूरिया में आ गई और उसका खतरा था कि वो जापान में भी एंटर करेंगे। उनका जो मेन आइलैंड है हॉन्शू है मेरा ख्याल है उसका नाम, या होक्काइडो। तो जापानियों को अमेरिकन्स ने कहा कि हम जापान में नहीं आएंगे जब तक कि आप सरेंडर नहीं करोगे। तो उस दौरान में टाइम बहुत कम था, तो ये लड़ाई चल रही थी, और वो जब हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई, द लास्ट एक्ट ऑफ वायलेंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द शूटिंग डाउन ऑफ दिस यूएस एयरक्राफ्ट बाय दिस जर्मन सबमरीन। और ये वही सबमरीन थी जो वही सबमरीन थी जो सिंगापुर से चली थी। क्योंकि 3-4 सबमरीन 43 में से रह गई थी जब ये मतलब अगस्त 1945 में, और उसमें से 3 आर अकाउंटेड फॉर। दिस सबमरीन सरेंडर टू यूएस नेवी ऑन 2 सितंबर इन कोबे जापान। और इस सबमरीन का जो कैप्टन्स लॉग था और जो उसकी कैप्टन्स डीब्रीफिंग रिपोर्ट थी वो अभी तक क्लासिफाइड है। और ये 30 अगस्त को मेरे पास वो एयरक्राफ्ट के डिटेल्स हैं, जो एयरक्राफ्ट मिसिंग बताया गया सी ऑफ जापान में यूएस एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स का, क्योंकि वो लोग रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स कर रहे थे चेक करने के लिए कि सोवियत नेवी तो नहीं आ रही जापान की तरफ में, उनकी कैसी एक्टिविटी हो रही है। तो उन्होंने जब ये सबमरीन को देखा होगा तो वो उसके ऊपर नीचे लो लेवल पे आए होंगे और इन्होंने उसको मार गिराया। अब इन्होंने ये वायलेंट कदम क्यों उठाया, उसको क्यों मार गिराया? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा ट्रांसफर चल रहा था सबमरीन टू अनदर वेसल, हो सकता है कोई ट्रॉलर हो या कुछ हो, आउटसाइड सोवियत नॉटिकल लिमिट्स, वो छुपाना चाहते थे बात को ताकि उसका कोई फोटोग्राफिक सबूत ना हो। तो किसी ने निर्णय लिया कि भाई इस प्लेन को गिराया जाए, और उसके रिपरकशंस भी हुए थे बाद में। तो वो प्लेन गिर गया, उसने शूट डाउन किया, उसका पूरा क्रू उड़ गया, और ये सबमरीन फिर 30 अगस्त के बाद में 3 दिन के बाद वो कोबे में उसने सरेंडर किया, और फिर उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो जर्मन नेवल अटैचे था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोक्यो में, एडमिरल वेनेकर, वो अगस्त तक फंक्शन कर रहा था, उसको अमेरिकन्स ने नवंबर में ही पकड़ा और उससे उन्होंने डीब्रीफिंग की। वो भी उसकी जो एक्चुअल डीब्रीफिंग है वो भी क्लासिफाइड है। अच्छा। तो ये जो सबमरीन था ये 100 टन कार्गो उठा सकता था, बिकॉज दिस वाज अ कार्गो कैरिंग सबमरीन एसेंशियली। तो 100 टन में तो काफी कुछ माल जा सकता है। और आपने जो मतलब रशिया जाना था, तो आप एक तो आपके पास एलिबाई थी कि भाई प्लेन क्रैश हुआ तो नेताजी तो मर गए प्लेन क्रैश में, और फिर ये सबूत आ जाता कि भाई वो नेताजी तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं सबमरीन टू शिप। बट दिस इज आवर अजम्पशन राइट, दिस इज वो शिप में ट्रांसफर कर रहे होंगे, मान लीजिए नहीं, दिस इज द अजम्पशन, बट इट्स अ लॉजिकल अजम्पशन, बिकॉज व्हाई वुड द सबमरीन shoot an American aircraft down 15 days after all hostilities have ceased? मतलब हो सकता है कि कुछ तो रहता ही है कि खत्म हो गई वॉर, तो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं
ऐसा भी तो कई जगह हुआ ही ये है। बड़ा अनयूजुअल है यार, अनयूजुअल तो है, बहुत अनयूजुअल है। तो नेताजी जा रहे थे ओम्स्क, जहां पे उनकी एम्बेसी थी आजाद हिंद सरकार की, और वो एम्बेसी नवंबर 1943 में स्थापित की गई थी। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आता है जो मेरी किताब में लिखा गया, मैं आपको डेट बता दूं। जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे कर्नल AC चैटर्जी, वो साइगॉन से हनोई गए 20 अगस्त को बाय प्लेन। अब जापानियों ने ये एक फिक्शन बनाया हुआ था कि यहाँ पे कोई प्लेन ही नहीं है, इसलिए वो नेताजी को वो मतलब 2 पैसेंजर ही जा सकते थे वहाँ पे। उनके पास 90 एयरक्राफ्ट थे बेस्ड इन साइगॉन, और वो नवंबर 1943 तक सारे चल रहे थे, क्योंकि जापानीज आर्मी वाज अनडिफीटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली इन इंडो चाइना, और उनका चल रहा था सारा सिलसिला। और ब्रिटिश आर्मी ने उनके वेपन्स नहीं लिए थे जब वो आए थे सितंबर के अंदर में। तो ये जो कर्नल चैटर्जी थे, ही वॉज वेटिंग फॉर अ फ्लाइट टू फ्लाई टू ओम्स्क। और क्या हुआ कि हो ची मिन जो उनका लीडर था नॉर्थ वियतनाम का, उसने उसको पनाह दी थी। अब हो ची मिन ने इनको फिर बिट्रे कर दिया, कर्नल चैटर्जी और उसके जो 3 साथी थे। और एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल ट्रेवर विल्सन, जो कि हनोई गया था दिसंबर 23 को 1945 को नेगोशिएट करने के लिए कि भाई इनको हम हिरासत में ले लेते। अब चैटर्जी पकड़ा गया। चैटर्जी के पास उन दिनों के टाइम पे $1 मिलियन इन गोल्ड था, और वो ओम्स्क जा रहा था। अब वो ओम्स्क क्यों जा रहा था? मतलब ये दिसंबर की बात है, जबकि वो 18 अगस्त को नेताजी का मतलब ऑफिशियली देहांत हो चुका है। हाँ, देहांत हो चुका है। हाँ। और ब्रिटिश आ गए सिंगापुर में, लेकिन फ्रेंच इंडो चाइना में अभी भी वहाँ पे हनोई में वो एक इंटरिम पीरियड था जबकि फ्रेंच वापस नहीं आए थे। ठीक है। तो ये वहाँ पे उसने रेफ्यूज लिया था ये चैटर्जी ने। तो अब चैटर्जी जो है 22 दिसंबर को जा रहा था, तो 23 दिसंबर को तक वो निकला नहीं, और उन्होंने उसको निकलते निकलते ट्रेवर विल्सन ने अरेस्ट कर दिया, और वो उसका सोना भी गया। और चैटर्जी की जो डीब्रीफिंग थी वो भी आज तक क्लासिफाइड है। और ये कहाँ पे हैं सारे क्लासिफिकेशन? देखिए इसमें ना ये जो सब सबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब सबूत वियतनाम में, जापान में, फ्रांस में, हमें आता हूँ कि कहाँ पड़े हुए हैं। कोई भी डिक्लासिफाई नहीं कर रहे हैं ना, अमेरिका में है, रशिया में है, यूके में है। इसके बाद क्या होता है कि 7 सितंबर को इंडियन आर्मी जो है अंडर लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेसी, वो आ गई साइगॉन में। तो फर्स्ट वियतनाम वॉर शुरू हुआ था जबकि इन्होंने वियत कॉन्ग के खिलाफ लड़ाई शुरू की, इंडियन आर्मी ने। तो उस दौरान ये जो जब उन्होंने फिर वो जो इंडियन आर्मी आई, तो फिर फ्रेंच वाले भी लोग आ गए। तो वो लोग आए इसको अरेस्ट करने के लिए मिस्टर प्रूचैंडी को सितंबर में। और साइगॉन में एक प्रिजन है, जेल है, जिसका नाम है बॉट कैटिनेट, बड़ा मशहूर है। और जो वियतनाम वॉर हुआ था, अमेरिकन ने जो लड़ाई की थी, उसके दौरान वो वहाँ पे टॉर्चर चेम्बर था, जबरदस्त, इट वाज वेरी फेमस। तो ये टॉर्चर चेम्बर पहले का बना हुआ था, फ्रेंच ने बनाया था। तो एक वहाँ पे कैप्टन पावेल्स थे, फ्रेडरिक पावेल्स, जो फ्रेंच इंटेलिजेंस के वहाँ पे इंचार्ज थे। उन्होंने इस प्रूचैंडी को 3-4 महीने रखा, और उसको इतना पीटा क्योंकि उनको पता था कि इनका ये जो वेल्थ है, जो इनका ट्रेजर है, उसके बारे में ये जानता है प्रूचैंडी। तो उन्होंने उसको इतना मारा कि वो बंदा वेजिटेबल हो गया। उसके बाद उसका दिमाग नहीं चला, और वो फिर उन्होंने उसको कहा कि तेरी फ्रेंच सिटीजनशिप ख़त्म करते हैं और सब कुछ ख़त्म करते हैं, और उसको उन्होंने पौंडीचेरी भेज दिया, जहाँ के ये JBB मोरे उसे मिला। एंड मतलब वो तो लड़का था उस समय, प्रोफेसर मोरे। तो उस वक्त तक वो बात नहीं करता था, उसका जो नाना था, ही वॉज नॉट टॉकिंग एट ऑल, क्योंकि उसको इतना उन्होंने टॉर्चर किया था फ्रेंच ने। तो ये फ्रेडरिक पावेल्स, जो बॉट कैटिनेक प्रिजन का इंचार्ज था और उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उसका भी ये जो इंफॉर्मेशन है, वो फाइल उसकी भी क्लासिफाइड है फ्रेंच गवर्नमेंट में।
तो आप देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट की फाइल्स क्लासिफाइड, फिर कर्नल ह्यू टॉय था ब्रिटिश इंटेलिजेंस का, MI6 का, उसकी पूरी जो फाइल्स हैं वो क्लासिफाइड हैं, वो मर गया, 20 साल हुए कि मर गया। और अमेरिकन नेवी ने जो उसकी डीब्रीफिंग की थी, जो कैप्टन था वो UIT-25 का, और जो एडमिरल वेनेकर था जर्मन नेवी का जो नेवल अटैची था, उसकी भी फाइल्स वो क्लासिफाइड है। सोवियत रूस में फाइल अभी तक क्लासिफाइड है कि नेताजी वहां पे कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी और उनकी जो बेटी थी वो सोवियत यूनियन ने उनको हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के उस सेक्टर में थे, वियना में, जो कि सोवियत सेक्टर में आता था। और उन्होंने फिर उसको एक नौकरी दी थी वहां पे वियना पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में। तो सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया वाज फ्रॉम 1945 टू 56। तो अब जब नेताजी की बीवी और लड़की वहां पे सोवियत यूनियन में है, और नेताजी जो है वो और किसी जगह क्यों जाएंगे, ही वुड लाइक टू बी यूनाइटेड विद हिज फैमिली आफ्टर द वॉर। और नेताजी का जो नंबर 2 आदमी था मिस्टर AC-N नाम्बियार, जिसकी हिफाजत में उन्होंने INA यूरोप छोड़ी थी, वो बंदा जो है उसको पंडित नेहरू ने IFS में ले लिया वॉर के बाद। अच्छा। वो बंदा पहले सोवियत एजेंट था, सोवियत एजेंट के बाद में वो जर्मन एजेंट हो गया, जर्मन एजेंट के बाद में वो वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट का एजेंट हो गया। उसके बाद में उसने ब्रिटिश को सरेंडर किया और नेहरू ने उसको कहा कि ठीक है तू मुझे सारी कहानी बता, और उसको उन्होंने IFS में ले लिया। उसको एम्बेसडर बना दिया स्वीडन में और 2-3 जगहों में, जर्मनी में एम्बेसडर बनाया, और वो 1961 में रिटायर हुआ। और जब वो रिटायर हुआ तो उसको हार्ड करेंसी पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, विच इज अनयूजुअल कि आपका कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर हो, उसको आप हार्ड करेंसी पेंशन दो इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन। मतलब हार्ड करेंसी क्या मतलब? स्विस फ्रैंक्स में यार। आपको रुपए में पेंशन मिलती है ना, तो उन्होंने कहा कि इसको, ये इसने स्विट्जरलैंड में रहना है, इसको स्विस फ्रैंक्स में पेंशन दो, और वो इट विल बी इंडेक्स टू इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन है तो पेंशन भी बढ़ती जा रही है। अब वो व्यक्ति जो था वो एक बहरूपिया था, क्योंकि वो पहले सोवियत यूनियन में 1925-26 में गया था इन दी फ्री यूनिवर्सिटी, वहां पे जहां पे वो रिक्रूट हुआ था KGB के द्वारा। और उस आदमी ने, उसको पूरी कहानी पता थी, क्योंकि नेताजी जो थे वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के थे। ही बिलीव्ड इन अ लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड ही बिलीव्ड इन सेक्युलर इंडिया, हार्डकोर लेफ्ट। और उसने क्या किया, उसने कहा कि अब नेताजी को, बिकॉज रशियंस और जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एक पैक्ट साइन किया था, इट वॉज कॉल्ड द मोलोटोव पैक्ट, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। मोलोटोव सोवियत डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर था, रिबेनट्रॉप जो है वो जर्मन डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर था। तो उस पैक्ट के दौरान वो एलाइज बन गए थे। तो उसने नेताजी को ये समझाया कि भाई आपको दोस्ती बनानी है जर्मन्स के साथ में। अब जर्मन्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनके जो 3 टॉप के लोग थे ना, जो पूरी कंट्री को चलाते थे, एक हिटलर था, एक हिमलर था और एक गोरिंग था। जो हिमलर था उसकी भगवत गीता में बड़ी फैसिनेशन थी, तो वो उससे बैकवर्ड जानता था भगवत गीता को, और उसके जितने स्टाफ के मेंबर्स थे उनको भी वो गीता पढ़नी पड़ती थी, जिससे कि वो रेफरेंस के लिए वो कोई श्लोक बोल देता था जर्मन में तो उसका उनको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि नेताजी को भाई कि आप इस लड़की से शादी कर लो, क्योंकि नाम्बियार ने ही उनको मिलवाया था उस लड़की से। अच्छा। और शादी कर लो ताकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी जर्मनी में। तो ये इसलिए ये एक पूरा का पूरा जो आप इंटरनेशनल दायरा देखेंगे तो उसमें से आपको समझ आएगी बात कि ये एक आइसोलेटेड किस्सा नहीं था कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए, या नेताजी एस्केप कर गए, या नेताजी मानचूरिया में चले गए, या नेताजी गुमनामी बाबा बन गए।
अच्छा, अब इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने नेताजी के जो शायद ग्रैंडसन है उनकी एक बुक आई थी, और ग्रैंड नेफ्यू सॉरी, उनकी बुक में वो लिखा हुआ था कि जो इंटरेक्शन भी था, जो नर्स ने बताया कि हमने इलाज भी किया, नेताजी का इलाज किया, लेकिन बच नहीं पाए। फैब्रिकेटेड, anybody can make all these interactions, anybody can write them up. After all, नेताजी बहरूपिया थे, वो कलकत्ते से कैसे भाग के गए, फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट के थ्रू जाना था, टर्की के थ्रू, उनको पता चला कि उनके असैसिन्स बैठे हुए हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के, जो कि उनको टर्की में असैसिनेट कर देंगे, तो वो यहाँ से अफगानिस्तान से वहाँ चले गए रशिया में डायरेक्टली। और जब नेताजी रशिया में गए तो जो 12 या 14 दिन उन्होंने रशिया में गुजारे, जब वो ट्रेन से तरमेस से मॉस्को गए, मॉस्को से फिर वो बाई प्लेन गए बर्लिन, तो उन 12 दिनों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी सोवियत ऑफिशियल से बात की, कोई इंटरैक्शन हुआ। जब सोवियत यूनियन ने उनको पनाह दी, और सोवियत यूनियन उस वक्त ये लड़ाई में घुसा नहीं था, बट इट वाज अलाइड टू जर्मनी, बट उन्होंने मतलब उनको ये स्टालिन के जितने भी जनरल्स थे और जितने भी एडवाइजर्स थे वो कह रहे थे कि जर्मन्स आपको अटैक करेंगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रहा था। तो सोवियट्स ने एक रिस्क लिया। तो क्यों लिया? और जब वो गए तो उनके साथ में कोई डील हुई, कोई बातचीत हुई, वो फाइल्स भी क्लासिफाइड है। तो ये कहानी जो है ये 5-6 कंट्रीज में फैली हुई है, और हर कंट्री के फाइल्स इस व्यक्ति के बारे में क्लासिफाइड पड़े हुए हैं somehow। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो एक बात बोली जाए कि मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज द सिंपलर वन। मतलब जो सिंपल चीज से एक्सप्लेन हो सकता है उसको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से क्यों करना चाहेंगे? मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐसा क्या कारण है कि नेताजी इतने इंपॉर्टेंट उस टाइम पे बन गए? नेताजी वाज वन ऑफ द टॉप 5 great personalities of the first half of the 20th century. उसमें से you can count him on par with गांधी, स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल। ये टाइटन्स थे, और नेताजी was a titan because of नेताजी's founding the Indian National Army। कि जो ब्रिटिश का विश्वास था इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स पे, वो विश्वास टूट गया। अब ब्रिटिश को पता चला कि भाई हमें यहां से, हिंदुस्तान से निकलना है। लेकिन 1945 के बाद में कोल्ड वॉर शुरू हुई, और रशिया को थ्रेट था अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की जो रफ्तार थी न्यूक्लियर वेपनरी में वो बहुत तेजी से जा रहा था, और उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे। तो वो अमेरिकन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे स्पाइंग कर रहे थे। और जो ब्रिटिश न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उन्होंने सोचा कि भाई हम अमेरिकन की मदद कर रहे हैं, हम उनके एलाइज हैं, पार्टनर हैं, तो वो हमको भी इसकी फॉर्मूला बताएंगे कि बॉम्ब कैसे बनता है। अमेरिकन ने उनको भी परा कर दिया कि भाई हम आपको शेयर नहीं करते, हमारा हाइड एक्ट साइन हुआ है पार्लियामेंट में, अमेरिकन सेनेट में, तो वी कांट अकोमोडेट यू। तो ब्रिटिश का जो रशियन सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सिंकियांग में और कजाकिस्तान में वहां पे चल रहा था, और वो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे था। तो ब्रिटिश ने वहां पे एकूस्टिक और साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए, और 45 के बाद में उन्होंने वहां पे 40 एक स्क्वाड्रन थे, लिंकन अडेप्टेड लिंकन फोटो रिकॉनेसेंस बॉम्बर्स, वो उन्होंने वहां पे बेस किए रिसालपुर में और रावलपिंडी में, चकलाला एयरबेस पे। और उसके लिए उन्होंने पोलिश, जो फ्री पोलिश एयरफोर्स के पायलट्स थे, उनको पाकिस्तान में बेस किया, और वो पाकिस्तान में मतलब अब्जॉर्ब हो गए पाकिस्तान एयरफोर्स में। और लास्ट आदमी उनका जो है वो 1982 में वो रिटायर हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो वहां से वो रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स चलाते थे, और साथ में जो यूरेनियम मिलता था ये जिंजियांग में, वो यूरेनियम की जो सप्लाईज थी और सैंपल्स थे, वो एक स्पाइंग नेटवर्क था अंग्रेजों का, जो कि यहाँ पे इंडिया में लेके आता था, और फिर वो लंदन भेजे जाते थे और वॉशिंगटन डीसी कि भाई ये बातें हो रही हैं। अब जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, उसने कहा था कि जब सोवियत न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो वो हमारे से बहुत दूरी पे है सोवियत यूनियन, तो हम तो ये उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो
ये एक अभी तक सीक्रेट है जो ओपेनहाइमर की फिल्म में नहीं आया, कि जो ब्रिटिश न्यूक्लियर ये साइज्मिक और अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन था, उसका नाम था, कोड नेम था स्टोवेज, गिलगिट में। अच्छा। उस पे पहला वो इंडिकेशन आया कि सोवियत ब्लास्ट हुआ 1949 में। तो ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना था क्योंकि उनका विश्वास इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स पे टूट गया था, और उनको इंडिया में रहना था क्योंकि उनको ये न्यूक्लियर स्पाइंग करनी थी। और पंडित नेहरू को नॉन अलाइनमेंट का जो पूरा दारोमदार था वो खड़ा करना था। उसके लिए उनको रशिया और चीन के साथ में दोस्ती बनानी थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि मैं आपको बेस यहाँ पे नहीं दूंगा। तो फिर वो पाकिस्तान का प्लान बना, प्लान बी। तो लेकिन ये था कि ये अब इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद में आईबी ने मॉनिटर किए, 3 उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए। वो ब्रॉडकास्ट थे फरवरी 1946 में, और उसने कहा था, और साथ में एक आईबी रिपोर्ट है फाइल नंबर 223 INA, जिसमें उसमें कहा गया है कि नेहरू जी को एक चिट्ठी मिली थी बोस से कि वो सोवियत यूनियन में है और वो इंडिया आना चाहते हैं वाया चित्राल। ठीक है जी। अब चित्राल क्यों? चित्राल तो बॉर्डर पे था, इंडिया और जिंजियांग के बॉर्डर पे था। चित्राल का जो लीडर था, जो रूलर था, उसका नाम था प्रिंस बुरहानुद्दीन। वो INA का अफसर था और वो नेताजी का बड़ा क्लोज था। उसकी ट्रायल हुई थी लाल किले में जब वो पकड़े गए थे 1945 में, और उस ट्रायल में कोर्ट मार्शल में उसको 6 साल की 8 साल की सजा मिली थी। तो उस ट्रायल का जो प्रिजाइडिंग जज था वो ब्रिगेडियर करियापा था, जो बाद में फील्ड मार्शल बना। तो उस ट्रायल के बाद जब वो जो गार्ड्स थे उसको ले जा रहे थे कैद में, उसने कहा 1 मिनट ठहरो, और वो उतर के आया डायस से और उसने उससे हाथ मिलाया। अब आईबी के जो अफसर थे वहाँ पे, एजेंट से उस कोर्ट रूम में, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट भेजी कि जो ये करियापा जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, तो ये इसकी ये जज्बा है उसके अंदर में कि उसने उसके इस कैदी के साथ में हाथ मिलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमें यहाँ से जाना ही है। पर और उनको ये शक था कि ये चित्राल स्काउट्स जो हैं 1200 की जो वो उनकी नंबर्स थे जो कि इसके नीचे आते थे, मतलब दे वर लॉयल टू द किंग ऑफ चित्राल, तो वो चित्राल के स्काउट्स कहीं बागी ना हो जाएं, और वो इन्वेजन फोर्स जो है नेताजी की चित्राल के थ्रू आएगी, और उनके पास में स्लीपर एजेंट्स भी थे कि वो इंडिया का इन्वेजन करेंगे। लेकिन जब 1947 में इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, तो ब्रिटिश इंडिया तो ख़त्म हो गया। अब सोवियत यूनियन को 2 बार सोचना पड़ा कि हम पहले तो ब्रिटेन के खिलाफ इन्वेजन करें, लेकिन अब हम इंडियन के खिलाफ इन्वेजन करेंगे। तो ये इसमें सोचने वाली बात है। और साथ में जो स्टालिन का इंटेलिजेंस चीफ था बेरिया, उसने कहा कि हम इस चित्राल के रूट में इन्वेजन नहीं कर सकते बोस के लिए, क्योंकि वो रशियन उसको चंद्रा बोस बुलाते थे नेताजी को। हम इन्वेजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो पूरी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक्सपोज हो जाएगा और हम उसको दुनिया से सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब एक 1946 की मिनट्स हैं एक मीटिंग की जिसमें स्टालिन और मोलोटोव और बेरिया शामिल थे और उसमें ये क्वेश्चन पोज किया गया था, व्हाट डू वी डू विद चंद्रा बोस। अच्छा। सो अब ये जो आदमी है जिसने ये देखा था उसका नाम है मेजर जनरल एलेक्सी कोलेस्निकोव, और उसको मैंने इंटरव्यू किया था, मेरी फिल्म जो बनी थी सुभाष चंद्र बोस द मिस्ट्री। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे रशियन मिलिट्री आर्काइव्स में गया था पेडोल्स्क में, जब मैंने देखा कि ये फाइल है उसमें ये बात हुई है, तो मैं दे डिडंट लेट मी मेक एनी नोटिंग्स। ये तो सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद की बात है, 1993-94 की बात है। और उस समय एक डेलीगेशन गया था इंडियन पार्लियामेंटेरियंस का अंडर द लीडरशिप ऑफ सुषमा स्वराज,
तो उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक के एमपी थे। तो वो जो एमपी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और उन्होंने फिर भारत आके प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। तो वो आदमी जो एमपी था फॉरवर्ड ब्लॉक का, वो एक दिन मर गया ट्रेन के अंदर में। नोबडी न्यू, नो पोस्टमार्टम वाज डन, नथिंग वाज डन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल्स खुल जाती हैं। लेकिन नेट क्या है कि इफ नेताजी हैड रियली पेरिश्ड in the plane crash on 18th August 1945, why is there no record of the plane crash in Taipei? And this whole story जो है, जो केम्पाई ताई है, जो जापानीज सीक्रेट पुलिस थी, उसने जो कहानी रची थी कि ये नर्स है और ये फलाना है और ये ढिमका है, तो उन्होंने शव की कोई तस्वीर ही नहीं ली, नेताजी की कोई तस्वीर ही नहीं ली। प्लेन क्रैश की है तस्वीर? प्लेन क्रैश की तो कोई भी तस्वीर ले सकते हो यार, प्लेन क्रैश की। यू कैन फैब्रिकेट एनी प्लेन क्रैश एंड से ये प्लेन क्रैश हो गया। मैंने अपनी फिल्म में भी रिकंस्ट्रक्ट किया है प्लेन क्रैश। तो दैट वाज नॉट द एक्चुअल प्लेन क्रैश, वो तो रिकंस्ट्रक्शन था। बट जैसे जो डेबरी था, जो वेस्ट मटेरियल था, और नेताजी हॉस्पिटल में गए, तो उसका बयान था ना वो जो हबीबुर रहमान का, कि उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ या मैं जा रहा हूँ या जो भी है। तो उस वक्त उनकी कोई फोटो क्यों नहीं ली गई? उनकी शव की फोटो ही नहीं थी। और क्या ये मजबूरी थी कि उन्होंने फटाफट उसको उनको क्रिमेट कर दिया? सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल अकरेंस। एंड उनके साथ कौन कौन थे उस प्लेन में जो बोला जाता है कि वो क्रैश हो गया? हबीबुर रहमान था। एक ही बताया जाता है? एक ही बंदा था। मतलब पूरे प्लेन में 2 ही बंदे थे? नहीं, पूरे प्लेन में 10 थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस प्लेन में एक आदमी था, लेफ्टिनेंट जनरल शिदाई। वो जो जापान की क्वांटंग आर्मी थी ना, अब जापान और सोवियत रशिया दूसरे विश्व युद्ध में न्यूट्रल थे, और 9 अगस्त को रशिया ने यूनिलैटरली न्यूट्रलिटी को एब्रोगेट किया और सोवियत फौज अंदर आ गई मानचूरिया में। अब मानचूरिया में वो सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ह्यूमंस पे, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर की एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। और अंदाजा है कि 2 लाख के करीब लोग मर गए उन एक्सपेरिमेंट्स में, जिनको ह्यूमन गिनी पिग्स बनाया गया था। वो प्रोजेक्ट 371, रशिया को पूरा डेटा चाहिए था, अमेरिका को पूरा डेटा चाहिए था। ये जो बंदा था लेफ्टिनेंट जनरल शिदाई, वो रशियन स्पीकिंग आर्मी का आदमी था, रशियन स्पीकिंग जापानीज आर्मी का जनरल था, और वो उसका इंचार्ज था 371 में। ही हैड सर्व्ड एज द हेड ऑफ प्रोजेक्ट 371। वो नेताजी के साथ में मर गया। अब वो उस आदमी ने इतनी भयानक चीजें की थी कि उसको ये तसल्ली नहीं थी कि जो मैं वापस जापान गया मेरे साथ क्या होगा। तो वो भी ना उसकी तस्वीर है, ना तो उसकी तस्वीर है शिदाई की, ना उसका फ्यूनरल हुआ, ना कुछ हुआ, ना किसी ने उसकी फैमिली से बात की, कुछ नहीं हुआ। वो भी गायब हो गया, टोटली गायब हो गया। अच्छा, और जो लोग थे 8 लोग, इसमें एक तो हबीबुर रहमान हो गया। नहीं, हबीबुर रहमान वाज द ओनली सर्वाइवर, जो बाकी पायलट वाले थे सब मर गए। अच्छा, मोर और लेस। और जो बाकी बंदे थे उनकी भी कोई डेड बॉडी वगैरह कुछ नहीं अब है? ये तो पता नहीं कि डेड बॉडी, मतलब यू कैन फैब्रिकेट दैट इंफॉर्मेशन यार। आपकी इतनी 30-40 लाख की सेना है, फौज है, उसमें से आप कोई भी नाम लगा के कह दो कि ये सो एंड सो, ये नंबर था, वो नंबर था, ये मर गया वहां पे प्लेन क्रैश में। ये तो एक रिकंस्ट्रक्शन है ना। अच्छा, ये प्लेन क्रैश थ्योरी जो है, इसको रिबट करते हुए फ्यूचर के कौन कौन से ऐसे रेफरेंस है जो इसको एकदम ही मतलब फेक प्रूव कर देते हैं? देखो, एक तो मेयर ऑफ टाइपे है, जिसने कि बोस कमीशन के सामने बयान दिया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ प्लेन क्रैश इन टाइपे ऑन 18 अगस्त 1945। दूसरी बात यह है कि जो ATC टूरेन की रिपोर्ट है, उसका भी एक लॉग बुक होता है। तो वो ATC का लॉग बुक टूरेन का कहाँ है जो साबित करता है कि प्लेन वहां से गया था? तो मतलब ये भी प्रूफ नहीं है कि कोई प्लेन वहां पे गया था, क्रैश तो बाद में। हाँ, और जो 17 अगस्त को ऑस्टेंसिवली 17 अगस्त को रात को शाम को नेताजी साइगॉन से टूरेन गए, तो वहां पे साइगॉन ATC का रिकॉर्ड कहाँ है कि भैया वो प्लेन गया था, कौन सा प्लेन था, कितने बजे गया, उसमें कौन कौन था, वो भी नहीं है, हमारे पास तो नहीं है।
और टूरेन से सुबह वो गए और जिस होटल में रहे थे उसकी गेस्ट रजिस्टर में उनका नाम है कि नहीं है। और फिर ये जो जर्मन सबमरीन है ये 30 अगस्त को उसने वो अमेरिकन हवाई जहाज को क्यों मार गिराया, और जो वो जापानीज ड्राइवर था उनका जिसने वो इंस्पेक्टर को वो 2 दिए थे, वो जो सोल्जर था उसको 2 वो तलवारें दी थी, जापानीज तलवारें। उसने कहा कि ये सुभाष बोस ने दी थी मुझे। बिल्कुल, उसने कहा आपके लीडर सुभाष चंद्र बोस गेव दीज टू मी। जब वो गाड़ी से निकला तो उसने सोचा कि अब मैं इनके साथ में क्या करूंगा, तो उसने कहा कि ये जापानी सामुराई स्वॉर्ड्स हैं, ब्लेड्स ऑफ बुशिडो, तो उसने उनको दे दी। तो ये सब बातें जो है इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर देम। अब सवाल ये है कि जो ब्रिटिश हैं वो चाहते थे कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया पे बना रहे। उन्होंने स्पेशल लाइजन ऑफिसर बनाया जिससे कि वो 25 साल तक आज़ादी के बाद तक पूरी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन लेते रहे। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी गोरे थे जब तक 1954, 55, 56 तक। और ब्रिटेन ने जो इंडिया से माल लिया था, बिकॉज इंडिया में पूरा प्रोडक्शन होता था, जो जो उनका रसद पानी का सामान था, एम्यूनिशन एंड अदर मैकेनिकल वर्क्स और आपका खाना वगैरह, ये सब ब्रिटिश वॉर एफर्ट में जाता था। तो उसके जो स्टर्लिंग बैलेंसेस थे उन्होंने कहा कि यू कैन ओनली यूज दीज इफ यू बाय ब्रिटिश इक्विपमेंट। तो पूरी इंडियन एयरफोर्स और पूरी इंडियन आर्मी के पास भी आज़ादी के बाद में सिर्फ ब्रिटिश इक्विपमेंट आती गई। सेंचुरियन टैंक्स 1965 की लड़ाई में बड़े मशहूर हुए थे जिन्होंने पैटन टैंक्स को मारा। हंटर, नैट, कैनबरा, वैम्पायर सब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट थे। तो ये ब्रिटिश इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडिया का बड़ा जबरदस्त योगदान है, क्योंकि जो वो स्टर्लिंग बैलेंसेस इंडिया कहीं और खर्च करता तो वो उनकी इंडस्ट्री का मार्केट नहीं बनता, बिकॉज यू हैव टू हैव ए स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू। तो वो स्टर्लिंग बैलेंसेस इस्तेमाल की गए उसके लिए। पोस्ट हिज ऑफिशियल डेथ उनका कहाँ पे आप कह सकते हो कि जो प्रूफ मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? देखिए, मेरा अजम्पशन है कि जो ये 1946 की कहानी ये मेजर जनरल कोलेस्निकोव ने कही है कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे ऑफ स्टालिन, मोलोटोव एंड बेरिया, कि व्हाट डू वी डू विद चंद्रा बोस। मेरा अजम्पशन है कि ये वो आदमी व्यक्ति सच कह रहा था, नहीं तो वो मेजर जनरल था रशियन आर्मी में, वो क्यों मेरे कैमरे के सामने आता और क्यों ये बयान देता, उसका कोई मतलब नहीं था। तो जो बात सच है, और जो ये बात सच है कि जो ये चित्राल का इन्वेजन रूट है वो अबेंडन हो गया, क्योंकि वो सोवियत न्यूक्लियर प्रोग्राम के उसी रास्ते से आ रहा था, उसी इलाके से आ रहा था, तो अबेंडन हो गया। तो 47 के आसपास, 46-47 के आसपास उन्होंने कहा कि जो ये बोस हमें तंग करेगा, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको आप गुलाग में डाल दो। ठीक है जी। ये उसने बोला? नहीं, उसने बोला नहीं, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि ये बहुत खबरें निकली हैं कि नेताजी क्या रशियन गुलाग में थे। तो 1946 में के आसपास मेरा ये अजम्पशन है कि उन्होंने रशियंस ने उनको गुलाग में डाल दिया। अब 46 से 53 तक स्टालिन जिंदा था, और स्टालिन जो था वो बड़ा ही एंटी इंडियन आदमी था, और उसको महात्मा गांधी से बड़ी खुंदक थी। और जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, असैसिनेशन हुआ, उसने कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं दिया, और रशियन एम्बेसडर ने कोई कंडोलेंस बुक साइन नहीं की। तो जो हम अज्यूम करें कि नेताजी 46 से 53 तक सोवियत गुलाग में थे, तो 1953 में जब स्टालिन की मौत हुई तो क्रुश्चेव आया। अब क्रुश्चेव को ये लगा कि भाई ये कोल्ड वॉर तो बड़ा जोरों से शुरू हो गया है, हमको एलाइज बनाने हैं। अब स्टालिन का एलाई था माओ, लेकिन जो उन्होंने डील साइन की थी माओ से, वो 1953-54 में खत्म हो रही थी, और माओ जो था बागी बन गया था। तो उन्होंने कहा हमें इंडिया को अपनाना चाहिए, हम इनके स्टील प्लांट्स में मदद करेंगे, फर्टिलाइजर प्लांट्स में मदद करेंगे और हथियार बेचेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कोई व्यक्ति गाइड करेगा। तो जब बोस रिहैबिलिटेट हुए, चंद्र बोस रिहैबिलिटेट हुए, जब उनको रिहा किया गया,
तो उन्होंने उनको ऑफर दिया होगा कि क्या आप हमारे साथ रह करके ये सब कर सकते हैं। तो मेरा ये अजम्पशन है फिर से कि नेताजी ने ये सोचा था कि भाई मैं अब जो इंडिया जाऊंगा तो मेरा वहाँ पे क्या फ्यूचर है, और फिर ये उनकी जो पर्सनल लाइफ थी कि जर्मन बीवी थी, बेटी थी वगैरह वगैरह, वो सब एक्सपोज हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा, तक आम जनता को नहीं पता था वो सब। नहीं, वो तो मतलब पता चल गया था 1951-52 में, लेकिन इट वाज नॉट टॉक्ड अबाउट। मतलब उसका ये ढंढोरा नहीं पीटा गया था कि हाय हाय नेताजी ने शादी कर ली जर्मन औरत के साथ में, बिकॉज उन्होंने कहा था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो मेरा assumption ये है कि उन्होंने जो इंडो सोवियत रेप्रोशमा था और जो इंडो सोवियत मैत्री थी उसको उन्होंने प्रमोट किया मॉस्को से बैठ के। अब इसके एक इंटरेस्टिंग सबूत है कि 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुई थी 1965 की लड़ाई के बाद। 1965 में जो लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर, वो मॉस्को जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अमेरिकन्स ने कहा कि आप होके आ जाओ, क्योंकि तब तक अमेरिकन्स का इन्फ्लुएंस भारत में बहुत था 62 के बाद में। और जो उनके कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो प्रिंसिपल एडवाइजर थे LK झा, वो बड़े प्रो अमेरिकन थे, और उन्होंने एक, लोग कहते हैं कि प्लान बनाया था कि इंडिया जो है पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में जाएगा। अब रशियंस को ये बर्दाश्त बात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बीच में हथियार भी हमें बेचे थे, तो उन्होंने कहा कि इनको आप वहाँ बुलाओ, तो उन्होंने डील करवाई। अब उस दरमियान एक व्यक्ति था जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, हु ही वॉज, एन इंडियन गाय। उसका हमने वो एक ब्रिटिश फोरेंसिक एक्सपर्ट है, उसे फोटो फोरेंसिक एनालिसिस किया, तो उसने कहा ये बोस है। अब क्या था कि जो सोवियत यूनियन में जिन लोगों की शक्ल बदलना चाह रहे थे, वहाँ पे बड़ी एडवांस टेक्निक्स थी प्लास्टिक सर्जरी में। तो इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे हैव हैड सम प्लास्टिक सर्जरी डन। मैं 50s की बात कर रहा हूँ, 60s की बात कर रहा हूँ। तो 67 तक तो आप जो उस फोटो फोरेंसिक एनालिसिस का आप उस पर रिलाई कर सकते हो और निर्भर रह सकते हो। तो 67 तक तो वो जिंदा थे सोवियत यूनियन में। मतलब ये जो फोटो है, कौन सा फोटो है? मतलब हमारे पास है? हाँ, मेरे पास है, मेरी फिल्म में है। अच्छा, ठीक है, ये दिखा सकते हैं ना? मतलब आप दिखा सकते हैं, मेरी फिल्म में। आप ये डिस्कवरी प्लस पे है, सुभाष चंद्र बोस द मिस्ट्री, उसको आप देखिए, पूरा का पूरी वो कहानी दसी गई, बताई गई है। तो अब ये बात करते हैं कि मतलब ये जो आपने बताया कि जो रीजन था कि मैत्री वो ठीक है, एक बार मान लीजिए उन्होंने शुरू कर दिया और एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया। मतलब अब ये बात आती है कि सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति, जो पूरी दुनिया में आप कह रहे हो कि 5 टॉप के जो फर्स्ट आप है सेंचुरी का, उसमें सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो कैसे ये मतलब छुप के रह सकता है, जबकि वो जो एक तरीके से रशिया इंडिया का प्रमोट भी करना है मैत्री को, तो वो तो इंडिया में भी आके भी कर सकता था। नहीं, जो इंडिया में आते तो इंडिया वाज सिग्नेटरी टू मेनी कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, तो वो एक्स्ट्राडिशन उनकी हो जाती, क्योंकि जो वो जिंदा साबित होते तो ही वॉज वल्नरेबल, वेरी वल्नरेबल टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू फेस ट्रायल ऑन अगेंस्ट वॉर क्राइम्स। क्योंकि आपके न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, उसके बाद भी नाज़ीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, और उन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि जो ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई फिल्म है ना, जहाँ पे वो ब्रिज बनी थी वो प्रिजनर ऑफ वॉर से, तो उसमें कोई 40-45 हज़ार जो इंडियंस थे, जो NRIs थे मलेशिया के, वो मारे गए थे। तो वो इल्ज़ाम जो है वो बोस ने कहा, उनको कहा था, उन्होंने कहा कि नेताजी बोस ने कहा कि आप इनको वहाँ भेजो ये रोड, ये ब्रिज बनाने के लिए। तो वो भी एक मलेशिया में एक किस्सा है जो कि लोग कहते हैं कि उसका बहाना बना के उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के चार्जेस चलाए जा सकते थे। और जो वो 2 बातें हैं कि जो नेताजी रशिया से वापस आते और उनके ऊपर वॉर क्राइम्स चलाए जाते तो क्या होता,
सरकार का क्या होता। और दूसरी बात यह है कि जो नेताजी गए वहां पे गुलाग में, वो 6 साल 7 साल रहे, तो अब इंडिया वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि सोवियत यूनियन के साथ में मैत्री बनाए जब उन्होंने हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में ठोसा हुआ था 7 सालों के लिए। थिंक अबाउट इट, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये भी तो पॉसिबिलिटी है जो कई लोग बोलते हैं कि उसके बाद वो भारत में आ गए और एक बाबा की तरह, गुमनामी बाबा जो बोला जाता है, उसकी तरह रहने लगे। इसके अपोजिशन, इस थ्योरी में आपका कितना बिलीफ है? देखिए, ऐसा है कि एक लेडी है, उनका नाम है पूर्वी रॉय, डॉक्टर पूर्वी रॉय। वो दुनिया के नंबर 1 स्कॉलर हैं नेताजी बोस के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो ये BN मलिक था, जो IB का चीफ था, बड़ा फेमस IB चीफ था, उसने ये 2-3 बाबे स्थापित किए कि कल को जो नेताजी, फर्ज करो उनका मोटिवेशन चेंज हो गया और वो आ गए इंडिया में, तो एक बाबा कहेगा कि मैं हूँ नेताजी, दूसरा कहेगा कि मैं हूँ नेताजी, तीसरा कहेगा मैं हूँ नेताजी। तो ये जो गुमनामी बाबा थे और जो शॉलमारी बाबा थे, वो दोनों ही मतलब क्रिएट किए गए थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। अब इसमें ये उनका व्यू है, तो इसके बारे में मैं कुछ खास जानता नहीं, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आप ये लॉजिकली सोचिए कि जिस व्यक्ति की बीवी और बेटी बाहर है और उसने उनको मतलब कसम खिलाई है कि ये बताना नहीं कि मैं जिंदा हूं, तो वो वापस क्यों आएगा और ऐसे क्यों रहेगा अपने अंतिम दिनों तक? इट डजंट मेक सेंस, लॉजिक नहीं, मुझे लॉजिकल नहीं लगता। हाँ, मतलब और वो बाबा की तरह बन के क्यों रहेंगे? बट एक मतलब बहुत सारी सीरीज ऑफ एविडेंस बताए जाते हैं कि ये फलाना लीडर उनको पत्र लिखता था। एक रैंडम बाबा को कोई क्यों पत्र लिखेगा? अडवाणी से लेके, इधर से लेके, पता नहीं कितने बड़े बड़े जो लीडर्स होते थे वो उनको, तो उन्होंने DNA टेस्ट क्यों नहीं कराया उस वक्त? उस वक्त होता था DNA टेस्ट, पता नहीं, अब पता नहीं इस बात का। लेकिन आप लॉजिक के बारे में सोचिए ना, ये इमोशनल बात हो गई कि नेताजी ये गुमनामी बाबा थे और वो वहाँ पे अयोध्या में फैजाबाद में रहते थे। अब उन्होंने फैजाबाद क्यों चुना और वो एक आइसोलेटेड लाइफ क्यों व्यतीत करना चाहते थे? अच्छा, इसमें इनका क्या रोल है? जो उनकी वाइफ थी और जो उनकी बेटी है, क्या वहां से कोई एविडेंस हमको मिलता है उनकी डेथ के बाद? देखिए, उनकी बेटी जो है वो कहती है कि वो मेरे जो पिताजी थे वो वहाँ पे प्लेन क्रैश में मर गए, बस। हाँ, ये उनकी जो रटी हुई कहानी है, ठीक है जी। तो उनकी वाइफ से किसी ने बात नहीं की और उनकी वाइफ, आई मीन, शी वॉज hidden in a shroud of secrecy. She's never appeared, never given a statement. अब उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, कुछ नहीं बोला? क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि जो ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ और जो नेताजी ये जर्मन सबमरीन UIT-25 में गए सोवियत यूनियन, तो उन्होंने मतलब अपने जीवन, फिर 6 साल वो वहाँ, 7 साल वो गुलाग में रहे, तो 53 के बाद में फिर वो उनके साथ में उन्होंने समय व्यतीत किया होगा। प्लास्टिक सर्जरी करा के जो वो बंदा था जो ताशकंद समिट के आसपास सब जगह दिखाई दे रहा था, हो सकता है वो नेताजी थे। हो सकता है कि शास्त्री जी को वो बात पता चल गई। हो सकता है कि शास्त्री जी को ये बात पता चल गई और उन्होंने ये फ़ोन पे अपनी वाइफ को बोला मरने के पहले। और सवाल ये है कि क्यों 12 बजे रात को, जिस दिन की शास्त्री जी की न्यूज़ आई, 12 बजे रात को मिसेस गांधी के 1 सफ्दरजंग रोड के घर में एक मीटिंग हुई जिसमें रामनाथ काउ, रॉ चीफ, दिनेश सिंह, इंदर गुजराल और रमेश थापड़, जो 4 उनके मेंबर थे किचन कैबिनेट के जिसे कहते हैं, उनकी मीटिंग हुई और सक्सेशन का प्लान उसी वक्त पूरा हुआ क्योंकि वो सोवियत यूनियन के कैंडिडेट थे। और कुसीगन ने, मुझे याद है मैं तो 10 साल का था,
कोसीगन जब आया उनके शव के साथ में यहाँ पे, तो सुनने में आता है कि उसने वो लीडर्स को कहा कि भाई इंदिरा को ही बनाइए, क्योंकि जो वो प्लान बन रहा था अमेरिकन कैंप में इंडिया को डालने का, जो मोरारजी देसाई बन जाता प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, तो वो मामला खत्म हो जाता। अभी एक बुक आई थी हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, उस पे हमने ऑथर के साथ इंटरव्यू भी किया था। तो उन्होंने कहा जब वो एयरपोर्ट पे, जब वो उनके फ्यूनरल पे, जब वो मतलब उनकी खबर आई और जब वो फ्यूनरल के लिए जब उनकी बॉडी आई, तो इंदिरा वाज हैप्पी कि अब उसको कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगी वो। लाइक शी वाज होपिंग कि उसको एक बड़ा, अभी उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से I&B मिनिस्ट्री उनके पास थी, है ना, तो उन्होंने उस टाइम तक ये नहीं सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो तो ऑथर का इंटरप्रिटेशन है ना, that is what she said. That is the subjective interpretation of the author of that book. नहीं, वो इंदिरा ने बोला। वो तो, और it could be disinformation said by Indira Gandhi, because the power struggle was going on as to who would succeed Shastri. Would it be Morarji Desai or would it be Indira Gandhi? Morarji Desai Americans का कैंडिडेट था और इंदिरा गांधी रशियंस की कैंडिडेट थी, सोवियत कैंडिडेट थी। आप ये हिंट कर रहे हो कि शास्त्री जी को पता चल गया था कि ये नेताजी यहाँ पे हैं और वो सारी पूरी कहानी, और उन्होंने बता दिया अपनी वाइफ को ओवर द फोन, और फिर फोन वाज टैप्ड, तो ये उन्होंने उस टाइम पे उनके साथ उनको असैसिनेट कर दिया। हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये मुझे उस जमाने के 2-3 लोगों ने बताया है कि ये जो LK झा का प्लान था, इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें कि अमेरिका यहाँ पे अरबों डॉलर डालेगी, पूरी इंडिया को डेवलप करेगी। और उन्होंने, कैनेडी ने एक उस वक़्त प्रपोजल भी दिया था 1964 में पंडित नेहरू को कि हम आपको न्यूक्लियर पावर बना देते हैं, आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, चाइना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहा है, आप चाइना के दुश्मन हो, चाइना आपका दुश्मन है, आपको बना देते हैं। तो नेहरू ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट उनको बहुत प्यारा था। तो ये, और साथ में जिस देश ने हमें बचाया था 62 में, वो तो अमेरिका ही था, उन्होंने हथियार दिए। तो इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट शास्त्री जी वॉज असैसिनेटेड बाय द सोवियट्स टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम फॉलिंग इनटू द अमेरिकन कैंप, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर प्रबल था। और साथ में उन्होंने फिर अपना कैंडिडेट जो है उसको सफल बनाया और इंदिरा गांधी बन गई, और फिर इंडो सोवियत मैत्री का नया दौर शुरू हो गया और हथियार आने लगे वहां से। और 71 में फिर जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो फिर वो कंप्लीटली सोवियत कैंप में चले गए। तो ये सोचने वाली बातें हैं, और इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये इंटरप्रिटेशन है, वी डोंट नो, वी डोंट हैव द एविडेंस, एंड ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू कम आउट। आपकी इस बुक में हमने जो अपने पहले वाले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो लेफ्ट जो लोग थे, जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो भी कल्टीवेट किए गए थे। जो होल पार्टी M.N. रॉय, वो भी खुद ही एक तरीके से एजेंट। उनको कौन लेके आया था पार्टी में? वही मैं वहां से वो कहानी एक बार बतानी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताजी से भी वो जुड़ी हुई है। हाँ, वो नेताजी से इसलिए जुड़ी हुई थी कि देखिए, एक 1914 के आसपास, 12 या 14 के आसपास एक हिंदू जर्मन कंस्पिरेसी हुई थी, जहाँ पे कुछ बम फोड़े गए थे कलकत्ते में, गवर्नर के मैंशन में, गवर्नर के घर में। तो उसमें उस वक्त 2 संस्थाएं थी, सीक्रेट सोसाइटीज बंगाल में। एक का नाम था अनुशीलन और एक का नाम था जुगांतर, और उनका सबसे मशहूर लीडर था बाघा जतिन। तो वो बाघा जतिन और वो सारे बंदे अरेस्ट हो गए थे और उनको अंडमान भेजा गया था। और 1919 में जब ये सोवियत सिविल वॉर चल रहा था, तो इंडियन आर्मी जो है अंग्रेज़ों के नीचे, लेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो सोवियत यूनियन में लड़ाई कर रही थी। तो इंडियन आर्मी वाज इन्वॉल्व। वो स्टालिन जो है वो उस बात को भूला नहीं था, क्योंकि जिस इलाके में वो लड़ाई चल रही थी वो उस इलाके का कॉमिसार था, तो उसको इंडियन आर्मी से खास घृणा थी। तो वो 1919 के बाद में उन्होंने फिर 1920 में
उस वक्त ये कॉमिंटर्न चला हुआ था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। वो बाद में 1941 में जब 42 में जब सोवियत यूनियन ने संधि की अमेरिकन और ब्रिटिश के साथ में, उन्होंने कॉमिंटर्न बंद कर दिया था। कॉमिंटर्न का मकसद था टू स्प्रेड कम्युनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 1920 में एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ इंडिया का की ये फाउंडेशन ले किया था ताशकंद में। एक और वो चट्टोपाध्याय थे, शायद वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू के भाई थे। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था कॉमरेड पेट्रोव, वो कॉमिंटर्न चलाता था उन दिनों में। तो उस स्टालिन के कहने पे उसने ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये सारे जो कम्युनिस्ट थे, जब नेताजी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इन सब लोगों को एडमिट किया कांग्रेस पार्टी में। अच्छा। अब ये जो लोग थे, ये अनुशीलन और जुगांतर के वो कार्डर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे बंगाल के। तो उनका प्लान है, कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कैप्चर करना था, और जो ओल्ड गार्ड थी कांग्रेस की, गांधी, नेहरू, पटेल, ये सारे सबको बाहर करना था, और उसको कैप्चर करके उन्होंने एक आंदोलन, मिलिटेंट आंदोलन शुरू करना था। क्योंकि नेताजी की किताब छपी थी 1936 में या 35-36 में ऑस्ट्रिया में। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया कैन नॉट अचीव फ्रीडम बाय नॉन वायलेंस, इंडिया कैन ओनली अचीव फ्रीडम बाय मिलिटेंट पाथ, बाय आर्म रेवोल्यूशन। तो जब नेताजी ने फिर 1938 में या 39 में जब उन्होंने सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए वो खड़े हुए, और उन्होंने गांधी जी का जो वो क्लोज थे, वो पत्ताभी सीतारामैया, उसको उन्होंने हराया वो चुनाव में। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो वाइसरॉय था, लॉर्ड लिनलिथगो, उसने गांधी जी को ये चेतावनी दी कि भैया ऐसा है कि आप तो पकड़े जाओगे, आप तो आउट हो जाओगे। और ब्रिटिश को कांग्रेस पार्टी पसंद थी, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस पार्टी पसंद थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाज पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस एंड इट वाज नॉन वायलेंट। और 1939 में जब कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर गई, जब लिनलिथगो ने भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया, तो उसके बाद में उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया। फिर क्विट इंडिया रेवोल्यूशन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। तो उसने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसी बात है। तो फिर गांधी जी घबरा गए कि भाई मैं तो नॉन वायलेंस का पेट्रन सेंट हूं, अब मेरी सारी जो जिंदगी की वो कमाई है, जो मैंने काम किया, वो सब बर्बाद हो जाएगा, हम लोग आउट हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट टेक ओवर हो जाएगा। हाँ, तो ये कम्युनिस्ट टेक ओवर जो था, वो उन्होंने उसको डिफीट किया गांधी जी ने, लिनलिथगो के कहने पे। अब ब्रिटिश सिस्टम में जो चीजें होती ना, वर्बली जो बताई जाती हैं, वो सब लिखी नहीं जाती। it's not written down, so you cannot। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लिखा हुआ। तो एक तो ये बात है। उसके बाद में आप ये देखिए कि 1938 में ये पहला प्लान था, 1973 में सेकंड प्लान था, जबकि ये मोहन कुमारमंगलम और ये मोहन धारिया और ये सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लेफ्ट विंग लीडर्स थे, चंद्रशेखर जी, वो सारे आ गए थे कांग्रेस पार्टी में। और उनका जो मेन आदमी था वो मोहन कुमारमंगलम था। फिर वो उसमें प्लेन क्रैश में मर गए, 73 में मरे हैं। तो वो लोग भी उस वक्त ट्राई कर रहे थे कि हम इंडिया को पूरी तरह से सोशलिस्ट या सोशल डेमोक्रेटिक, जिसके इन इन्वर्टेड कॉमर्स कम्युनिस्ट रिपब्लिक बना दें, घोषित कर दें। नेशनलाइजेशन हो रहा था, बैंक्स गए, सब कुछ गया, और 99% इनकम टैक्स था। मतलब वो भी एक जमाना था। तो ये इंटरेस्टिंग व्हाट इफ है हिस्ट्री का कि अगर कम्युनिस्ट टेक ओवर कर लेते कांग्रेस को अंडर बोस, तो क्या क्या होता। मान लो हम जीत भी जाते, मान लो कि ब्रिटिश को हटा देते आर्म्ड रेवोल्यूशन से, तो क्या होता। भाई ऐसा है, ये तो एक पॉसिबल सिनारियो है। आप एक बात पे ध्यान दो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख इंडियन सोल्जर्स लड़े थे ब्रिटिश और अमेरिकन के साइड पे, और तभी जर्मनी और जापान की हार हुई थी। जो 25 लाख बंदे आप हटा दो तो वो कहीं के नहीं रहते। तो ब्रिटेन को पता था लड़ाई होनी है,
ब्रिटेन को पता था कि अल्टीमेटली सोवियत यूनियन से हमने बाद में लड़ना है, और ब्रिटेन को पता था कि जो ये सोवियत यूनियन ने अब पैक्ट साइन किया है इंडिया वो जर्मन्स के साथ में, उनको क्या पता था कि हिटलर के दिमाग में ये है कि मैं ऑपरेशन बारबरोसा जून में लॉन्च करूंगा 1941 में, और मैं सोवियत यूनियन को ही तबाह करूंगा और कोशिश करूंगा। तो उस समय उनको ये डर था कि जो ये हो गया तो ये जो फौज है ये कहाँ से आएगी, और ये जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेस है जो कलकत्ते के आसपास बनाया गया था, ये जो बड़ी बड़ी पुरानी कंपनियां थी, एंड्रयू र्यूल एंड कंपनी एंड विलियमसन मेगर एंड कंपनी एंड ऑल, वो सारे के सारे वॉर एफर्ट के लिए काम कर रहे थे। तो ये कैसे होता? इंडिया के बिना ब्रिटिश हार जाते, और फिर ये जर्मन और जापानी और रशियन, लेकिन रशियंस पे फिर भी वो डस देता उनको हिटलर। फिर क्या होता इंडिया का कोई नहीं कुछ कह सकते। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि उस सेंस में कि मान लो ये सब ये पैरेलल में चल रहा है, लेकिन मान लो कि बोस के अंडर में कम्युनिज्म का रूल होता पहली सरकार 20 साल 25 साल, तो कितना मतलब देश के कितने टुकड़े हो सकते थे। देखो भाई कितना बुरा हाल होता। ऐसा है कि कम्युनिज्म जो है ना फिर वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ओपोनेंट हो जाता। एग्जैक्टली। और यहाँ पे वो क्योंकि सेक्युलर भी थे बोस, संभव नहीं है। वो जितना मतलब जिस तरीके से उनके आईएनए के फौज में भी जो लोग थे, वो तो एक्चुअली में पाकिस्तान में जाके लड़े हैं, जो मुस्लिम थे, वो 47 में हमारे खिलाफ लड़े हैं, तो वो एकदम रेडिकल्स थे। और बोस का जो आइडिया था एकदम कट्टर सेक्युलरिज्म का, तो कांग्रेस को भी मात दे दे जिस तरीके से अपीजमेंट वो करते थे। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर वो एक आइडिया ऑफ इंडिया होता तो क्या होता। It's not pleasant. It would have been a very violent India. Exactly. Very violent India. वो साथ में सारे प्रिंसली इंडिया था, वो सारे प्रिंसेस के खिलाफ लड़ाई होती। True. तो मतलब इंटरेस्टिंग व्हाट इफ है, लोग कमेंट करके बताएंगे क्या उनका आइडिया क्या होता। मतलब बट पीपल डोंट नो दिस साइड ऑफ सुभाष चंद्र बोस की, वो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और जो इकोनॉमिक्स पे उनके जो विचार, इट वाज लेफ्ट ओरिएंटेड। या लेफ्ट तो इट्स अ माइल्ड वर्ड टू से मतलब नेहरू के भी लेफ्ट में थे वो। हाँ, तो मिलिटेंट लेफ्ट या। सर थैंक यू सो मच इतने विस्तार से ये पूरा आपका जो थ्योरी है इसको समझाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू।